शिवपुरी नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें कुंती देवी के 5 बेटे थे, जिनमें से 4 की शादी हो गई थी और 5वां बेटा शहर नौकरी की तलाश में चला गया। कुंती देवी की 4 बहुएं सुमन, कोमल, काजल और पूजा रहती थी। उनका एक कच्चा सा घर था जिसमें वो सबके लिए एक एक कमरा बना हुआ था। उनका पंखा पूरे घर में सिर्फ एक बरामदे में ही लगा हुआ था। सर्दियाँ तो सबकी कट जाती, लेकिन गर्मियों में उन सबको बड़ी मुश्किल होती। ऐसे ही अब गर्मी का मई का महीना आ गया। बूढ़ी कुंती गर्मी से छटपटा रही थी। हाय मोरी मैया, कितनी गर्मी है, भी निकला जा रहा है मेरा तो। सही कह रही हो सासू माँ, मुझे तो भूख भी नहीं लग रही, गर्मी के मारे मेरी हालत खराब है बहुत। सबका यही हाल है। मेरे आंगन में खाट घेर दे बाहर, बत्ती का तो कुछ पता नहीं कब आएगी, और हाथ का पंखा दे दे मुझे। शिवपुरी गांव में गर्मी में सभी लोगों का बड़ा बुरा हाल रहता था। एक तो वैसे ही हवा नहीं चलती थी और ऊपर से लाइट भी नहीं रहती। सब लोग गर्मी से बड़े परेशान रहते थे। मम्मी, घड़े में तो पानी भी गर्म ही है, पिया भी नहीं जा रहा, गला जलता है। पापा को बोलो ना एक फ्रिज ले आए। हाँ हाँ बोल दूंगी, लेकिन अभी तो यही पानी पी ले। कुंती की बड़ी बहू कोमल थोड़ी चालाक, वो पड़ोस के घर से बर्फ लाकर अपने घड़े में डाल लिया करती थी और दुबक दुबक कर पानी पी। कुंती की तीसरे नंबर की बहू काजल ने उसे ऐसा करते देख लिया। अच्छा, तो ये महारानी अपने कमरे में घड़े में ठंडा पानी रखती है। वो चुपके से उसका थोड़ा पानी अपने घड़े में पलट लेती है और उसको वहीं रख देती है। फिर भरी दोपहरी में जब कोमल खेतों से घर आती है तो घड़े से ठंडा पानी पीने को देखती तो उसमें थोड़ा सा ही पानी बचा होता है। सत्यानाश जाए उसका, जिसने मेरे घड़े का पानी पी लिया है। इस शोर वाले ससुराल में तो घर में पानी भी नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर बाहर खड़ी काजल मन ही मन हंसती है और कहती है और पी ले चुपके चुपके ठंडा पानी, बड़ी आई ठंडा पानी पीने वाली। शाम को चारों बहुएं साथ में एक ही रसोई में खाना बनाती है। उस गर्मी में छौंक से पूरे घर में धसक हो गई, जिससे परेशान होकर सास जोर जोर से चिल्लाती है। अरे कमबख्त, तो क्या कर रही हो, सारी की सारी है, एकदम से छौंक लगा दिया। अरे मार दिया बुढ़िया को तुम लोगों ने, ठीक से सांस भी नहीं आ रही मुझे, अभी से ऊपर पहुंचाना चाहती हो क्या? कुंती की आवाज सुनकर सारी बहुएं हंसने लगती हैं। ये अम्मा भी ना जाने कब तक बड़बड़ाती रही, इस उम्र में भी जुबान कैंची की धार की तरह तेज है। फिर खाना खाने के थोड़ी देर बाद सारी बहुएं बरामदे में जल्दी जल्दी पंखे के नीचे सोने चली जाती हैं। पीछे हट काजल, मैं सोऊंगी इस पंखे के नीचे, आज पहले यहाँ मैं आई हूँ। पहले मैं आई हूँ, तू कैसे सोएगी? मैं सोऊंगी। नहीं, मैं सोऊंगी। अच्छा, और मेरा मुन्ना छोटा है, उसका क्या? अब मैं देखती हूँ कि कौन सोता है मेरे सिवा यहाँ तो मैं ही सोऊंगी। सभी बहुएं आपस में लड़ने लगी, लेकिन तभी लाइट चली गई और अब लाइट के जाने के बाद सब लोग अपना बिस्तर आंगन में बिछा कर सो गए। लेकिन बाहर मच्छर उन्हें सोने देता, जैसे तैसे रात उन्होंने काटी। फिर अगली सुबह वो रसोई में चाय बनाने गई तो फिर वही मुसीबत। देखो तो कितनी गर्मी हो रही है। रात को सारा दूध फट गया और सब्जी भी सारी खराब हो गई। मैंने कहा था दूध के पतीले को पानी में डुबो कर रखना, तो उससे कौन सा ये ठीक रहता। ऊपर से आटा रखा था वो भी खराब हो गया। दीदी, मेरा मुन्ना तो दूध पीता है, उसको तो अब दूध भी नहीं मिलेगा, सारा खराब हो गया। गर्मी के कारण घर में रखी सारी सब्जियां, दूध सब खराब होने लगी और घर में दिन पर दिन परेशानियां आने लगी। ये बात जाकर उन्होंने अपनी सास को बताई। ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। घर में गर्मी की परेशानी तो थी ही, लेकिन अब तो राशन पानी भी खराब हो रहा है। बेटों से कहती हूँ घर में एक फ्रिज लाकर रख देंगे। कुंती के सभी बेटे एक फैक्ट्री में काम करते थे। शाम को जैसे उसके सभी बेटे घर आते हैं, वो उनसे कहती है, बेटा कुणाल, मैं कह रही थी कि अगर मेरी तनख्वाह आ गई हो तो घर में एक फ्रिज ला कर रख दे, देखना सब सामान खराब हो जाता है। कुंती अपने चारों बेटों से ये बोलती है, लेकिन वो सब उल्टा उसी को खर्चे सुना देते हैं। माँ, बाकी भाइयों को भी बोलो, वो भी बड़े हैं, मेरा बच्चा भी और घर के भी खर्चे। मैं अकेला थोड़ी दूंगा पैसे, हम सब पैसे मिलाएंगे तभी आ पाएगा फ्रिज। तुम चारों से मिलकर एक फ्रिज तो लाया नहीं जा रहा। एक मेरा 5वां बेटा शहर में है, उसकी नई नई नौकरी लगी है, अगर वो आता तो उसी को बोल देती। कुंती की बातों को सभी अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद, सुनिए, यहाँ गर्मी के कारण मुन्ना को ठीक से नींद नहीं आती, इसीलिए मैं कुछ दिन अपने मायके होकर आती हूँ। वहाँ उनके पास पुराना कूलर है जिसमें से ठीक ठाक हवा आ जाती है, वहाँ ये चैन से तो रहेगा। ये कहकर पूजा अपने मायके चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन वही रहते। कुछ दिन बाद जब वापस वो अपने मायके से घर आती है, ले बेटी, ये कुछ पैसे हैं, तेरे काम आएंगे, इससे एक पंखा ले ले अपने कमरे के लिए, पुराना तो आ ही जाएगा। पूजा खुश थी कि कम से कम अब उसके बेटे के लिए पुराना पंखा तो आ ही जाएगा। वो पैसे अपने कपड़ों के नीचे रख लेती है और वो अपने पति को ये बात बताती है, मुझे ना मम्मी ने कुछ पैसे दिए और बोल रही थी कि पुराना पंखा ले लेना। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी पैसे लाने की? जब जुगाड़ होता तो मैं ले आता ना। कोई बात नहीं, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे।
उसकी ये सब बातें कोमल सुन लेती है और अगले दिन जब पूजा आंगन में कपड़े धो रही थी तो कोमल उसके कमरे से पैसे चुरा लेती है। फिर शाम को जब विनोद घर आता है तो पूजा से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन जब पूजा अपने रखे हुए पैसे लेने जाती है तो वो वहाँ नहीं होते। हे भगवान, ये पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो यही रखे थे, मेरे पैसे चोरी हो गए। अब ये बात पूरे घर में फैल जाती है। मेरे घर में चोरी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, मैं अपने घर से पैसे लाई थी और मैंने अपने कमरे में रखे थे। ये सब सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। इस घर में आज से पहले कभी चोरी नहीं हुई, फिर अब ये किसका काम है? सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। पूजा परेशान हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज भयंकर गर्मी लगने के कारण पूजा के बेटे की तबीयत खराब हो गई। वो सभी उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गए। इसे गर्मी के कारण लू लग गई है। हमने इलाज तो शुरू कर दिया, लेकिन आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे। क्या 10,000? लेकिन इतने पैसे तो नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ जी, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे वो तो चोरी हो गए। उसको ऐसी हालत में कोमल से देखा नहीं गया और उसने उसके चोरी किए 3,000 रुपए उसे दे दिए। बहू, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? माँ जी, मुझे माफ कर दो। ये पैसे पूजा के ही थे जो ये अपने मायके से लाई थी। ये मैंने ही चुराए थे। लालच में मैं अंधी हो गई थी। नालायक, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में चोरी करेगी? माँ जी, अब इन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन ये 3,000 होने के बाद भी अभी भी पैसे कम है। तभी वहाँ कुंती का सबसे छोटा बेटा शहर से लौट आया। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम स्वाति था। उन दोनों ने शादी कर ली। स्वाति शहर में ही अच्छी नौकरी करती थी। उसने झट से 10,000 रुपए डॉक्टर के पास जमा करवा दिए। पीयूष बेटा, तू और ये लड़की कौन है जो पैसे दे रही है? माँ, ये स्वाति है। हम दोनों ने शादी कर ली है। ये शहर में ही मेरे साथ नौकरी करती है। स्वाति कुंती के पांव छूती है। उस वक्त तो वो उनके लिए फरिश्ता बनकर आई थी, इसलिए कुंती ने उसे अपना लिया। शाम तक मुन्ना पूरी तरह ठीक हो गया और जब वो लोग घर आए तो सास ने अपनी नई बहू की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश। स्वाति को आते ही अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल गया। फिर अगले दिन, मैडम, आपका सामान आ गया है। हाँ भैया, यहाँ अंदर ले आइए। स्वाति ने सबके कमरों के लिए एक कूलर और रसोई के लिए एक बड़ा सा डबल डोर फ्रिज मंगवाया था। देवरानी जी, ये सब क्या है? भाभी, अब आज के बाद आप में से किसी को भी गर्मी नहीं लगी। अब सबके कमरे में एक कूलर होगा और माँ जी, आपके लिए भी कूलर आया है। ये बड़ा सा फ्रिज, अब सब आराम से ठंडा पानी पी सकेंगे। लेकिन बहू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? माँ जी, अब मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये मैंने अपनी मेहनत के पैसों से मंगवाए हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि आपकी छोटी बहू दहेज में आपके लिए कूलर और फ्रिज लेकर आई है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती। बरखा की सास बिमला जितनी खड़ूस सास थी उतनी ही अच्छी माँ थी। यानी कि अपनी बहू से तो वो हमेशा चिढ़ी सी रहती थी, पर अपनी बेटी पर बहुत प्यार लुटाती थी। हाँ पूनम बिटिया, कैसी है? और बनारस में गर्मी पड़ रही होगी। यहाँ दिल्ली में तो बहुत ही गर्मी है। अच्छा, कब से छुट्टियां शुरू है बच्चों की? एक काम कर, इस बार 1 महीने के लिए रहने आ जा। कब से तेरा आना नहीं हुआ। हाँ और क्या। अच्छा ठीक है, चल रखती हूँ। माँ जी, वो मम्मी का फोन आया था। कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में रहने के लिए बुला रही हैं। वो भाभी भी अपने मायके गई हुई है, तो मम्मी घर पर अकेली है। तो उन्होंने कहा कि मैं और बच्चे चले जाएंगे तो उनका मन लग जाएगा। बस छुट्टियां शुरू हुई नहीं कि तूने मायके जाने का राग अलापना शुरू कर दिया। अरे तुझे पता है ना, पूनम बच्चों के साथ छुट्टियों में रहने आने वाली है। अब मैं अकेले तो सारा काम करूंगी नहीं, और पूनम कोई नौकरानी तो है नहीं, इस घर की बेटी है। उसे घर के कामों में लगाने के लिए नहीं बुला रही हूँ। तू तो बड़ी चालाक है। ननद के बहाने छुट्टियों में अपने मायके में आराम करने जाना चाहती है, ताकि पूनम यहाँ का सारा काम समेट ले। हरीश ऑफिस जाता है, तेरे ससुर जी दुकान जाते हैं। पता है ना, सुबह नाश्ता और रोटी पैक करना होता है। ना भाई ना, मैं तुझे ना जाने दूंगी। आखिर में देखूंगी, एक दिन के लिए जाना हो तो हो आना। पर माँ जी, आखिरी की छुट्टियों में बच्चों की ट्यूशन शुरू हो जाएगी, इसलिए मेरा जाना नहीं हो पाएगा। बिमला ने बरखा की बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे बिमला, ये एसी की सर्विस करने वाला आ गया है। बरखा, ओ बरखा, अपने कमरे का दरवाजा खोल दे। तेरे कमरे का एसी सर्विस होगा। पूनम और बच्चे कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। तुम बाहर ड्राइंग रूम में अपना बिस्तर रख लो, यहीं कुछ दिन जमीन पर सोने का प्रबंध कर लेना। बिमला, मैं सोच रहा था एक एसी और ले लेते हैं। यहाँ ड्राइंग रूम में पंखे की गर्मी में भला, और कूलर भी पुराना। चुप रहो जी, इतना बिजली का बिल कौन भरेगा? घर में 2-2 एसी चलेंगे तो हैं? कुछ दिनों के लिए तो लड़की आ रही है, तुम उस पर भी नजर लगा दो। अरे कुछ दिन यहाँ के ड्राइंग रूम का कूलर चला लेंगे बच्चे,
मैं जानती हूँ हरीश इस बात को समझ जाएगा। फालतू खर्चे कम करा कर। अगले दिन पूनम बच्चों के साथ रहने आ जाती है। पूनम के बच्चे बहुत ही शरारती थे। मम्मी, निधि ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, निधि भी तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, गलती से टूट गई होगी, मैं तुम्हें और खरीद दूंगी। मामी, मुझे मैंगो शेक पीना है। मामी मुझे भी मैंगो शेक। मम्मी मुझे भी मैंगो शेक पीना है। मम्मी, मुझे मैंगो खाना है, मुझे शेक नहीं पीना। मामी, मुझे मैंगो शेक रहने दो, मुझे भी मैंगो दे दो, मुझे भी मैंगो ही खाना है। माँ जी, बच्चे मैंगो खाने के लिए कह रहे हैं, एक ही रखा है। मैं सोच रही थी बाबूजी को फोन कर दूं, दुकान से आते हुए वो आम लेते आएंगे। एक तो रखा है ना, बंटी को आधे का मैंगो शेक बना दे और आधा निधि को खाने के लिए दे दे। पारुल और पीयूष बाद में खाते रहेंगे। बरखा बेचारी क्या करती, उसने अपने बच्चों का मन मार कर ननद के बच्चों को मैंगो आधा आधा बांट दिया। बंटी को मैंगो शेक बनाकर दिया और निधि को खाने के लिए दिया। इस पर पीयूष और पारुल का मन खराब हो गया। तब बरखा ने उन्हें समझाया, बच्चों कोई बात नहीं, शाम को दादाजी आएंगे तो मैं तुम्हें और मैंगो मंगा दूंगी। अब हम बुआ के घर जाते हैं तो वो भी हमें कितना कुछ खिलाती है ना। ऐसे ही मैंने बंटी और निधि को आम दे दिया, ठीक है। अरे भाभी, जरा कमरे का एसी खोल दो, बहुत गर्मी हो रही है। माँ आओ ना, तुम्हारी गोपी बहू वाला साथ निभाना साथिया सीरियल लगा दिया है। अरे भाभी, एक गिलास ठंडा शरबत बना दो, बहुत मन कर रहा है। और वो पापा जी सुबह तरबूज लाए थे, वो भी काट कर फ्रिज में रख देना, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी रात को भरवा टिंडे बनवा लो और साथ में सूखे करेले। और भाभी, आलू प्याज डाल देना करेले में, बच्चे आलू छांट छांट कर शौक से खा लेते हैं। अरे तू चिंता मत कर, आलू थोड़े ज्यादा डलवा दूंगी। बरखा सुन लिया ना, जा फटाफट रात के खाने की तैयारी कर ले और पूनम के लिए शरबत बना ला। भरी गर्मियों के दिन सारा दिन बरखा घर के कामों में लगी रहती थी और उसकी ननद और सास पूरा दिन एसी में बैठकर गप्पे मारती थी। आधी छुट्टियां बीत चुकी थी। बरखा, तुम कहो तो मैं एसी ड्राइंग रूम में लगवा देता हूँ। तुम्हें और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही होगी। यहाँ बहुत गर्मी है, कूलर की हवा बहुत गर्म है, कूलर भी तो पुराना हो गया है। अरे नहीं जी, पहले भी तुम्हारी सैलरी से इतना खर्चा हो जाता है घर का, अब उधार पर रहने दो, थोड़े दिनों की तो बात है। ननद जी चली जाएंगी तो कमरे में हमारे लिए लगा हुआ है एसी, अगले साल देख लेंगे, तुम्हारा हाथ भी थोड़ा खुला हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले कुछ दिनों में बरखा गर्मी में सारा दिन काम करती रही। बरखा की ननद पूनम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी, बस खाना तैयार तो खाने बैठ गए। मजाल है कि पूनम ने एक गिलास उठाकर रसोई में भी रखा हो। बरखा पूरा दिन थक जाती थी, ऊपर से गर्मी। एक रात कूलर खराब हो गया और बरखा और हरीश को बच्चों के साथ गर्मी में सोना पड़ा। बरखा पूरे दिन की थकी हुई थी, उस रात वो गर्मी में सो नहीं पाई और अगले दिन बरखा सबके लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। अचानक ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ, पापा जल्दी आओ, देखो बरखा चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। अरे बिमला, तुझे आवाज आ रही है या नहीं? जल्दी आ। माँ, लगता है पापा आवाज लगा रहे हैं, जरा कमरे का दरवाजा खोलो। कमरे के दरवाजे बंद करके बैठी हुई हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे बरखा बेहोश हो गई है। क्या? बहू बेहोश हो गई? भाभी बेहोश हो गई? सब लोग घबरा जाते हैं। हरीश डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है। थकान और नींद पूरी न होने के कारण इनको चक्कर आए थे। आगे से ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, नहीं तो यह खतरनाक हो सकता है। अपने शरीर से उतना ही काम लीजिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त करता है, और रात में नींद भी अच्छी लेनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। खूब पानी पीना है, जूस, फ्रूट्स और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्मी में धूप में नहीं घूमना है। थोड़े दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर की बातें सुनकर विमला और पूनम का बहुत मन खराब होता है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने सचमुच बरखा के साथ बहुत गलत किया। हरीश, अभी एक नया एसी लेकर आ और ड्राइंग रूम में लगवा। रात को मेरी बहू बरखा एसी में सोएगी ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। माँ, क्यों ना एक काम करते हैं, भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके भेज देते हैं। थोड़े दिन अपनी मम्मी के पास रहेंगी तो इनका मन भी खुश हो जाएगा। और भाभी तो कह रही थी कि उनकी मम्मी अकेली है, इनके जाने से उनका भी मन लगेगा और भाभी को थोड़ा चेंज मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहू, तुम कल ही अपनी मम्मी के घर चले जाओ और थोड़े दिनों वहां आराम से रहो। यहाँ पर मैं और पूनम सब संभाल लेंगे। अपनी सास और ननद का इतना मिलनसार व्यवहार देखकर बरखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन वो बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर रहने के लिए चली जाती है। हरीश बरखा को छोड़कर वापस लौट आता है और पीछे से बिमला और पूनम सारे घर को संभाल लेते हैं। बिमला को एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना कितना गलत था। जब पूनम अपने घर रहने आ सकती है तो बरखा भी तो अपनी माँ के घर रहने जा सकती है ना।
साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, जब बेटियां अपने मायके में आराम से रहती हैं। बरखा को देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने दिनों बाद वो अपनी बेटी से जो मिली थी। बच्चे भी अपनी नानी के घर जाकर बहुत खुश थे। उस दिन के बाद बिमला ने अपनी बहू और बेटी में फर्क करना छोड़ दिया।